एटम, जिसको हम पहले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर घोषित कर चुके थे, बट सन 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब हमें पता चला कि एटम इज़ नॉट दैट सिंपल। एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ है। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जैसी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। एंड तभी से शुरू हुआ एक रेस एटम के अंदर का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में। इसी एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए फिजिसिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेले हैं। एक फिजिसिस्ट आता, एक नई थ्योरी देकर चला जाता, बट उस थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां होती ही थी। कोई चीज़ें ऐसी होती थी जो कि वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से एक पूरी की पूरी नई थ्योरी बनानी पड़ती थी। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखा था कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे एटम स्टेबल था, क्यों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर समा नहीं जा सका। सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब ये चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू सॉल्व नहीं हो पाई थी, इसीलिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नील बोहर नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करने की कोशिश की थी, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। He was successful in showing that why electron cannot go inside the nucleus of an atom. तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि नील बोहर ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। Let us know the actual truth. ओके, सो नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया टू प्रूव दैट कि नहीं, एटम स्टेबल ही होता है। और एटम कैसे स्टेबल होता है ये दिखाने के लिए उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट का सहारा लिया था। नील बोहर ने ये पोस्टुलेट किया था कि एटम में कई ऐसी जगहें होती है जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन घूमे तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता है। अब एनर्जी कैसे रेडिएट नहीं कर सकता है, कौन कौन सी जगहें हैं, उसके बारे में उन्होंने डिटेल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था। एंड देयर वाज अ रिजिड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसा नहीं है कि नील बोहर ने ऐसा बोल दिया हो कि क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, बट ही हैड अ रिजिड एक्सप्लेनेशन टू दिस। एंड इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने मैटर वेव्स के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था। सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में ये कवर करके रखा है कि मैटर के भी दो नेचर होते हैं। एक तो पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा होता है वेव नेचर। हालांकि पहले नील बोहर ने मैटर वेव्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया था टू एक्सप्लेन व्हाई स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेबल ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्चेस हुए, मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट सामने आया, तब हमें ये पता लगा कि नील बोहर की जो कॉन्सेप्ट था, नील बोहर की हाइपोथेसिस जो थी, वो हैंड टू हैंड जा रही थी मैटर वेव्स के कॉन्सेप्ट के साथ। एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें दिख रहा था कि क्यों स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेबल ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं। अब हम क्लासिकली या कन्वेंशनली यही मानते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, और पार्टिकल की तरह ही वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। बट क्या हो अगर हम उसे वेव की तरह सोचें? व्हाट इफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेव? सो सारा का सारा खेल यहीं पर छुपा हुआ है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल ना मानकर एक वेव माने तो हमें ये डायरेक्टली दिख जाता है कि कैसे एक वेव, इलेक्ट्रॉन का मैटर वेव, न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है। एंड क्लासिकल वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अगर हम माने तो क्लासिकल वेव थ्योरी में साफ साफ प्रूव हो चुका है कि स्टैंडिंग वेव्स कभी भी अपना एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, तो इसी की वजह से स्टेशनरी ऑर्बिट्स बनते हैं। तो अब यहाँ पर एक और सवाल उठ जाता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स कुछ कुछ जगह पर ही क्यों बनते हैं, क्यों नहीं पूरे के पूरे एटम के अंदर स्टेशनरी ऑर्बिट्स बने? तो इसका आंसर भी मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट ही देता है। एनर्जी रेडिएट ना करने के लिए एक कंप्लीट वेव का बनना जरूरी होता है। तो इसीलिए एक एटम के अंदर एक रैंडम जगह पर अगर हम इलेक्ट्रॉन का मैटर वेव बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वहाँ पर कंप्लीट वेव ना बने। तो इसीलिए कंप्लीट वेव जहाँ जहाँ पर जिस जिस जगह पर बनती है, मतलब लैम्डा की वैल्यू एक इंटीजर होती है जिस जिस जगह पर, वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन के स्टेशनरी ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। सो हेंस इन दिस वे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के अंदर गिर नहीं सकती है। बट एज यू ऑल नो, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम 2 इज़ नॉट कंप्लीट। इसमें भी एक बहुत ही बड़ी कमी है, एंड वो कमी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ रिलेटेड टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करने वाले होंगे। तब तक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बेसिक्स क्लियर कर लो इस वीडियो पर क्लिक करके। और अगर तुम लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस जानना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।